हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा डिस्कस चल रहा था। इस सीरीज में लगभग अभी तक हमारे 14 से 15 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें सीरीज नंबर जो हमारा लेक्चर नंबर है वो दोस्तों अभी लेक्चर नंबर 10 अभी चल रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर नंबर 11 ये हमारा रिकॉर्ड है, और जिसमें लेक्चर सीरीज में अगर दोस्तों देखेंगे आप तो लगभग 14 या 15वां नंबर आपका इसके अंतर्गत मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते दोस्तों इसी के साथ में। आज के हमारे इस सेशन में दोस्तों हमें जानने को मिलेगा भारतीय संविधान के बारे में। हम संविधान के अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान की परिभाषाओं को देखेंगे और साथ ही साथ में जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान के प्रकारों पर भी हमारी आज एक समग्र चर्चा होने जा रही है दोस्तों। चलिए, उससे पहले कि हम सीरीज में आगे बढ़े, जो नए स्टूडेंट हैं जो हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हमारे इस सेशन पे दोस्तों सभी बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे अभी पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में चल रही है, उसके कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही जो है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी लाई जाएगी, जो कि कमेंटों के माध्यम से हमसे जो है डिमांड भी की जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों आपके सभी प्रकार के डाउटों को क्लियर करने के लिए ही हमने आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको कोई डाउट है सेशन से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित दोस्तों, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो टाइम को ज्यादा न गवाते हुए दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ और परिभाषा एवं प्रकार, इस पर दोस्तों हमारी आज एक समग्र चर्चा होगी, जिसमें अभी तक हम जो है 2 इकाई राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रथम पे अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों हम 2 इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड इकाई हमारी लगभग अभी तक कंप्लीट हो चुकी है ना। और इसके बाद में दोस्तों अभी हमारी 3rd इकाई चल रही है, अर्थात 3rd यूनिट पर हमारी चर्चा चल रही थी। और इस 3rd यूनिट की चर्चा के अंतर्गत दोस्तों हम अधिकार और कर्तव्य वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के अलावा स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये जो टॉपिक है दोस्तों ये हमारा लास्ट सेशन में कंप्लीट हो चुका है। आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे संविधान के बारे में, संविधान के प्रकारों के बारे में। तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कहें कि मीनिंग या जितने भी टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के हो सकते हैं पूरे विश्व में, उन सभी संविधानों के प्रकारों पर आज हमारी एक चर्चा होगी। चलिए इसी के साथ में दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक में जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के अर्थ और परिभाषाओं की। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के प्रकारों के बारे में, कि पूरे विश्व के विभिन्न देशों में कौन से देश ने किस प्रकार के संविधान को अपना रखा है, कितने प्रकार के पूरे विश्व में संविधान हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिखित संविधान या कहें अलिखित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान, तो ये जो संविधान होते हैं दोस्तों, इन संविधानों के प्रकारों का भी हम यहाँ पर जो है इसके गुण दोष वगैरह इन पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जो संविधानों के प्रकार है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर या लचीला संविधान, तो इसके क्या गुण है और क्या दोष है। और लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों कि आदर्श संविधान क्या होता है, कि एक राज्य के उचित संचालन के लिए, व्यवस्थित संचालन के लिए किस प्रकार से आदर्श संविधान किसी देश का होना चाहिए। मतलब कि किसी देश का संविधान आदर्श संविधान है, ये बताने के लिए हमें कौन कौन से गुण जो है संविधान के अंदर समाहित करने होंगे, कौन कौन से गुण ऐसे संविधान के अंदर देखे जा सकते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सके कि उस देश का जो संविधान है वो आदर्श संविधान है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। इसके अंतर्गत आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी सभी सेशन में जितने भी सेशन होते हैं, जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा दी जाती है आपको, उन सभी क्लासों में सबसे पहले अर्थात टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि पूरे टॉपिक में हमें क्या ढूंढना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, और जब पहले किसी टॉपिक से संबंधित जब पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने का आपका माइंड जो होता है, तो वो उन क्वेश्चनों से संबंधित जो आंसर होता है दोस्तों, वो आंसर आपके टॉपिक में ढूंढने का प्रयास करता है। और जब वो ढूंढने का प्रयास करता है माइंड आपका, तो
पूरे टॉपिक के तहत आपका दिमाग जो है पूरा अलर्ट रहता है ना। और इसी कारण से दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वीडियो को सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करके और इन चारों क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंतर्गत ज्यादा क्वेश्चन अगर नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमें पूरे टॉपिक में देखने को मिलेंगे, इनके आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम संविधान के अर्थ की बात करेंगे, इसके बाद उसके प्रकारों की बात करेंगे, लचीला संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, इनका अर्थ बताते हुए दोस्तों इन दोनों के गुण और दोष अर्थात की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर हमें यहाँ पर चर्चा करने को मिलेगी। इसके अलावा लिखित और अलिखित संविधान पर भी हमें टिप्पणी करना है, अर्थात इसका भी अर्थ बताते हुए गुण दोषों की चर्चा इसके अंदर भी करनी है, और आदर्श संविधान। ठीक है, तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही था दोस्तों, उसी के अनुसार यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न रखे गए हैं आपके लिए। ठीक है, इनके अलावा जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक स्लाइड में दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में और आज से शुरू करते हैं दोस्तों संविधान का अर्थ और परिभाषा। तो यहाँ जानने का हम प्रयास करते हैं संविधान का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले दोस्तों इसका एक संविधान क्या होता है, इसका एक व्यवहारिक पक्ष समझ लेते हैं, जिससे कि आपको इस स्लाइड पढ़ते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, संविधान होता क्या है, सिंपल सा एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें दोस्तों, तो जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे एक पारिवारिक जीवन में, अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हमारे पारिवारिक जीवन में भी दोस्तों हमारे घर से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, और पूरा एक आवक जावक का अर्थात कितनी इनकम हमारी होती है तो उसमें कितना खर्चा करना है, इसके अलावा है ना, इसके अलावा ये तो समाहित उसमें होगा ही, इसके अलावा घर में क्या क्या रूल्स होंगे, किन नियमों के अनुसार घर का जो है पूरा संचालन होगा, उससे संबंधित जो हमारे रूल होते हैं वही हमारा संविधान होता है, वो व्यक्तिगत संविधान हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का दोस्तों पूरे देश का संचालन करने के लिए, देश की पूरी जनता को संचालित करने के लिए जो सरकार के द्वारा या कहे कि राष्ट्र के जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है दोस्तों, वही एक रूल बुक है मात्र, जिसके अंतर्गत कुछ रूल लिखे गए हैं जिनके माध्यम से पूरा देश संचालित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक रूल का एक समुच्चय या कहें कि समूह वही आपका एक संविधान कहलाता है जो पूरे देश को संचालित करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी राज्य के उचित संचालन के लिए या व्यवस्थित संचालन के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है उन्हीं नियमों के एक समूह को हम यहाँ संविधान कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों संविधान कहते हैं वो संविधान के लिए आवश्यक नहीं है, या फिर ये ऐसा कहें कि संविधान जो होता है दोस्तों, तो किसी देश में वो संविधान लिखित रूप में हो सकता है, मतलब कि वो लोग पहले से ही उन रूल्स रेगुलेशन को लिखकर स्पष्ट तौर पर लिखकर रख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये नियम है, आप पढ़ लीजिए और इसके अनुसार ही आप आचरण करेंगे, इससे अगर बाहर जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, और इसी के अलावा किसी किसी देश में दोस्तों जो संविधान होता है वो लिखित फॉर्मेट में नहीं होता है, बल्कि वो उनकी परंपराओं के आधार पर चला आता है, और जैसे जैसे उनकी व्यवस्था डेवलप होती चली जाती है वैसे वैसे उनका संविधान भी धीरे धीरे विकसित होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं, एक लिखित फॉर्मेट में और एक अलिखित फॉर्मेट में। जो लिखित फॉर्मेट नहीं होगा समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान। तो अब जरा इस स्लाइड को पढ़िए कि प्रत्येक राज्य के संचालन के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है, उस संविधान के अभाव में उस राज्य में क्रांति का भय बना रहता है। तो देखिए, अगर किसी देश में संविधान नहीं होगा, संवैधानिक व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात की रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे दोस्तों, तो उस समाज में हमेशा लड़ाई झगड़े कहें कि क्रांति का भय हमेशा बना रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां की जनता कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस जनता की संतुष्टि के लिए कि जनता की सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल किसके माध्यम से की जा सकती है कि उनको कानून के तहत या कहें कि नियमों के तहत व्यवस्थित करके ही उनकी जो है सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो जनता को अधिकारों के साथ में कर्तव्य भी दिए जाते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर जो है शायद 8 या 9 में डिस्कस किया था, अधिकार और कर्तव्यों पर जब हमने बात की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सारी व्यवस्थाओं के उचित या कहें व्यवस्थित संचालन के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि संविधान लिखित ही हो, अलिखित संविधान भी हो सकता है, और अलिखित संविधान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि लिखित संविधान होता है। तो अलिखित संविधान का सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आपको देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो आपको इंग्लैंड या कहें ब्रिटेन का संविधान में ही आपको वो उचित जो है एग्जाम्पल मिल सकता है।
क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, इसके अलावा एक अर्थ और जो है एक सैद्धांतिक रूप से एक अर्थ दिया गया है कि राजनीति शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ राज्य के ढांचे तथा संगठन का संचालन करने वाले नियमों से है। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, जो संविधान है हमारा, संविधान का अर्थ राज्य के ढांचे तथा उसका संगठन का, मतलब सिंपल भाषा में कि राज्य का उचित संचालन करने वाले नियमों का एक समूह, जो पूरे नियम है वो नियमों का पूरा समूह जो होगा वो समूह ही संविधान कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा प्रोफेसर डाइसिस आपने दी है, और ये परिभाषा दोस्तों मुझे ज्यादा उचित लगी, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर स्लाइड में कोट किया है। जरा समझिए इसको कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभु सत्ता के प्रयोग या वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। सिंपल शब्द है जो अभी तक हम समझते आ रहे हैं, वही है दोस्तों। संविधान क्या है? नियमों का एक समुच्चय है, एक समूह है जिसका राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वही संविधान है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, संविधान का अर्थ बताते हुए उसको परिभाषित कीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे संविधान का अर्थ और परिभाषा कंप्लीट होती है। ठीक है, अब संविधान के अर्थ में, अर्थात कि संविधान का अर्थ समझने में मेरे ख्याल से आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप मुझे जो अपने डाउट भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधानों के प्रकार की। चलिए, तो इस स्लाइड पर आने से पहले एक बात आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि संविधान इस पूरे विश्व में सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक लिखित फॉर्मेट में, अर्थात लिखित संविधान, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी एक ये बुक है, मान लेते हैं कि हमारी एक ये बुक है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है? ये लिखित फॉर्मेट में। अब मान लेते हैं कि यही संविधान है हमारा, है ना। तो ये लिखित फॉर्मेट में है, पूरा लिखा हुआ है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार के नियमों को फॉलो करना है, कौन से हमारे कर्तव्य है और कौन से हमारे अधिकार है। तो इन सभी का दोस्तों यहाँ पर वर्णन किया गया है, किसमें? इस पूरी बुक में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे दैनिक जीवन की, हमारे रोजमर्रा के जीवन की, तो रोजमर्रा का जीवन में अगर हम हमारे नियम कायदों की बात करें तो वो सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम अपने परिवार में देख सकते हैं। परिवार को किस प्रकार से संचालित किया जाएगा उसके लिए तो कोई बुक नहीं होती है लिखित फॉर्मेट में, अलिखित फॉर्मेट में ही होते हैं सारे नियम। ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो है इतने नाइट में इतने बजे से पहले उसको घर पे आना होगा, इसके बाद में अलाउ नहीं होगा, या फिर ये करेंगे या नहीं करेंगे, इस प्रकार कई सारे अलग अलग परिवार में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि वो अलिखित फॉर्मेट में वो हमारे नियम है। और हमने कहा कि नियमों का पूरा समूह ही क्या होता है? संविधान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरफ लिखित फॉर्मेट में और एक तरफ अलिखित फॉर्मेट में, तो ये दो ही प्रकार के आपके संविधान भी दो ही प्रकार के हो सकते हैं। एक लिखित संविधान हो सकता है और एक अलिखित संविधान हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमने संविधानों के प्रकारों पर बात की है दोस्तों, यहाँ पर उन प्रकारों के अंतर्गत हमने उस प्रकार को भी बांटने का प्रयास किया है कि जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक को हमने देखने का प्रयास किया उत्पत्ति के आधार पर। तो एक हम संविधान को देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर संविधानों के प्रकार हम देखेंगे। इसके अलावा प्रथा या कानून के आधार पर संविधानों का प्रकार हम देखेंगे, और एक परिवर्तनशीलता के आधार पर। अब जरा समझिए कि उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। तो उत्पत्ति के आधार पर किसी संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या उसका निर्माण किया गया है या फिर वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर। जब बात हम प्रथा और कानून की करेंगे दोस्तों, तो प्रथा और कानून के आधार पर हम कहेंगे कि या तो लिखित संविधान होगा या फिर अलिखित संविधान होगा। ठीक है, तो दो ही प्रकार के संविधान यहाँ हो सकते हैं। और इसी प्रकार से परिवर्तनशीलता, अर्थात कि उस संविधान में परिवर्तन करना, उसमें संविधान में चेंजेस लाना, या संवैधानिक भाषा में अगर कहें तो संविधान में संशोधन करना कठोर है या लचीला है। कठोर अर्थात क्या, उसकी जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस करने की या संशोधन करने की, संविधान में संशोधन करने की जो प्रोसेस है पूरी, वो कठोर है या आसान है। अगर कठोर है तो दोस्तों हम उसको कहेंगे कठोर संविधान, और अगर आसान है तो उसको हम कहेंगे लचीला संविधान। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम संविधानों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी संविधानों को अब एक एक करके दोस्तों आप समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखिए, विकसित संविधान, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकसित संविधान क्या होगा। चलिए, तो पहली स्लाइड में उत्पत्ति के आधार पर,
ठीक है, तो विकसित संविधान था एक हमारा, है ना। तो उसी के विकसित संविधान, पहला आ नंबर पर जो हमारा विकसित संविधान था उस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक व्यवहारिक रूप से समझते चलिए, स्लाइड में जो लिखा है बहुत ही आसान भाषा में, आप एक बार पढ़ेंगे एक बार में ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इसको व्यवहारिक रूप से समझते चलिए। विकसित संविधान क्या होगा? विकसित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसका निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है, या जिसका निर्माण किसी निश्चित समय पर या किसी संवैधानिक संस्था के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि इसका विकास हुआ है धीरे धीरे। कि पहले एक नियम आया, फिर दूसरा नियम आया तो वो भी उसमें जुड़ता चला गया, फिर तीसरी कोई घटना घटी, उसके आधार पर कोई निर्णय हुआ तो वो भी उस संविधान में जुड़ता चला गया। इस प्रकार धीरे धीरे उस संविधान का विकास हुआ है, तो इसी को हम कहेंगे विकसित संविधान। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जो विकसित संविधान होगा, क्या वो लिखित संविधान हो सकता है? तो लिखित संविधान की प्रमुख विशेषता ये हो जाएगी ना कि लिखित, अगर आपने संविधान को पहले ही लिख दिया है तो संविधान की विशेषता ये हो जाती है कि वो पहले से ही लिखा जा चुका है, मतलब उसमें सारे नियम पहले से लिख दिए गए हैं। तो उसके विकास का तो कोई यहाँ पर जो है सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं आ सकता कि उसका विकास किसी भी प्रकार से हो पाएगा। हाँ, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन उसका विकास थोड़ी ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही लिख दिया गया है ना। सारे नियम रूल्स वगैरह जो भी थे, आपके अधिकार उत्तरदायित्व जो भी थे, आपको पहले से ही उसमें कोड कर दिए गए हैं, तो उसका विकास तो होगा नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि जो विकसित संविधान होगा वो 100% अलिखित संविधान ही होगा। क्या होगा? अलिखित संविधान होगा, क्योंकि अलिखित जो संविधान को लिखा नहीं गया है उसी संविधान का धीरे धीरे विकास हो सकता है। ठीक है, तो अलिखित संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो इसका निर्माण संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर या न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही जो है इसका विकास हुआ है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि इंग्लैंड में, मान लेते हैं हम दोस्तों कि इंग्लैंड में एक समय ऐसा था जब तक कि कोई चोरी नहीं हुई थी। मान लेते हैं हम कि एक चोरी होती है इंग्लैंड में। अब उस चोरी से पहले उस इंग्लैंड में कोई उस चोरी जैसे काम के लिए कोई भी दंड निर्धारित नहीं था, लेकिन अचानक से वहां चोरी होती है और उस चोरी के तहत दोस्तों की वो जो चोर जाते हैं तो वो वहां पर किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब वहां से हम उसका मर्डर करके वो निकल जाते हैं, तो उस चोरी के साथ साथ उसकी जो है उसकी हत्या भी हो जाती है। तो ये जो वाद था दोस्तों, ये समस्या कोर्ट तक पहुंचती है। तो कोर्ट में पहुंचने के बाद में न्यायालय ने बोल दिया कि इसने चोरी की है और आज से अब ये चोरी, कोई भी चोरी करेगा तो चोरी के लिए जो है इतने साल की, कुछ भी साल रख देंगे, इतने साल की सजा निर्धारित की जाती है। तो जिस दिन न्यायालय ने ये निर्णय दिया, जिस दिन न्यायालय ने ये आदेश दिया, उस दिन से उस न्यायालय का वो आदेश उस संविधान के पृष्ठों में जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से एक बार और इसका विकास हो गया, विकास हुआ संविधान का। ठीक है, तो इससे पहले अर्थात कि न्यायालय के निर्णय से पहले चोरी जैसे कृत्य के लिए कोई भी वहां पर अपराध की धारणा नहीं थी, अपराध के लिए कोई भी जो है वहां पर सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस प्रकार का जो है अब यहाँ पर चोरी से संबंधित भी वहां पर एक प्रावधान हो चुका है, सजा का प्रावधान हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान का विकास हो चुका है ना। अब इस चोरी के बाद में अब कोई चोरी करेगा तो उसको जो है उसके लिए न्यायालय को निर्णय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो संविधान में पहले ही जुड़ चुका है। अब उससे संबंधित कोई कृत्य होता है, अर्थात चोरी जैसा कोई कृत्य होता है, तो न्यायालय ने जो सजा डिफाइन की थी उस समय, उसी के आधार पर अब वहां पे जो है अपराधी को सजा दी जाएगी। क्लियर हुआ आपका ये विकसित संविधान? ठीक है दोस्तों, अगर विकसित संविधान क्लियर हुआ है तो जो है एक सेकेंड, अब आपको निर्मित संविधान में कोई समस्या नहीं आने वाली है। विकसित संविधान जैसे हमने देखा था कि वो अलिखित संविधान का एक बहुत अच्छा उदाहरण था या उसकी विशेषता थी, उसी प्रकार से निर्मित संविधान एक लिखित संविधान ही हो सकता है। ये ऐसे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किया जाता है। अब निर्माण कौन करेगा संविधान का? तो भाई संविधान सभा करेगी। ठीक है ना, संविधान सभा करेगी। संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय पर उसका निर्माण होता है। उस ऐसे संविधान को ही हम यहाँ पर निर्मित संविधान कहते हैं। और ये स्वाभाविक रूप से लिखित या कठोर होते हैं। स्वाभाविक रूप से जो लिखित संविधान होते हैं वो या तो कठोर होंगे या फिर जो है लचीले होंगे, या कोई कोई संविधान ऐसा होगा जो दोनों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। जैसे कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना लचीला है। ठीक है, ये भारत का संविधान।
तो इस प्रकार का दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है इस स्लाइड से संबंधित, जरा इसको देख लीजिए। विकसित और निर्मित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अंतर आपसे पूछा गया हुआ है, डिफरेंस पूछा गया है कि विकसित संविधान और निर्मित संविधान के बीच में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। अब हम देखेंगे संविधानों का प्रथा और कानून के आधार पर संविधानों को कितने प्रकार में बांटा गया दोस्तों। तो दो प्रकार से बांटा गया था, हमने देखा था लास्ट उसमें स्लाइड में, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलिखित संविधान की। अब तक आप कंप्लीटली समझ चुके हैं कि अलिखित संविधान क्या होता है, जिसे एक लिखित फॉर्मेट में नहीं रखा गया है। ऐसे संविधान को ही अलिखित संविधान कहते हैं। इसका निर्माण एक निश्चित समय पर निश्चित किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि ये समय के साथ प्रथा और कानून, समाज में प्राचीन समय से जो प्रथाएं चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है, उन्हीं के आधार पर धीरे धीरे संविधान के कुछ नियम कायदे बनते जा रहे हैं। और नियम जो इकट्ठे हो जाते हैं, बन करके एक समूह बन जाता है, तो वो नियमों का समूह ही यहाँ पर संविधान कहलाने लगता है। और ऐसे संविधान को ही हम अलिखित संविधान कहते हैं या विकसित संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे संविधान में परंपरा तथा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का महत्व अधिक होता है। और ऐसे संविधान में सरकार के स्वरूप, शासन के विभिन्न अंगों और उनके संबंध और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, ये सब बातें जो है दोस्तों प्रथा और परंपराओं पर ही आधारित होती है। मतलब ये कि चाहे वो नागरिकों को अधिकार देने की बात हो या कर्तव्यों की बात हो, शासन की बात हो या शासन और जनता के बीच में संबंधों की बात हो, प्रत्येक प्रकार की जो यहाँ पर संबंध पाए जाते हैं वो सारे संबंध किस पर आधारित होंगे, तो उस देश की प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा या फिर कानून के आधार पर ही दोस्तों वहां पर वो सब निश्चित किए जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिल रहा है आपको कि अलिखित संविधान में प्रथा तथा न्यायालय के निर्णयों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब अलिखित संविधान में प्रथा और न्यायालय के निर्णयों का क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको यहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लिखित संविधान दोस्तों, लिखित संविधान में अब तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। ये लिखित संविधान जो होंगे दोस्तों वो निर्मित ही होंगे, लिखे हुए। अगर मान लीजिए कोई लिखित संविधान है, लिखे हुए फॉर्मेट में है, तो ये 100% सही है कि उसे एक निश्चित समय में संविधान सभा के द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये एक निर्मित संविधान है। ठीक है, और इनकी अधिकांश बातें कानून के रूप में लेखबद्ध होती है, मतलब लिखी हुई होती है कानून के रूप में कि अगर आपने इनका उल्लंघन किया तो आप दंड के भागी होंगे। ठीक है, और यह संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में भी हो सकता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस या भारत का संविधान। तो दोस्तों अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान और भारत के संविधान किस प्रकार के संविधान है, तो ये जो है लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ये इसका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए जरा। ओके, अच्छा समझ तो आ रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि स्लाइड काफी लंबी है दोस्तों, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और समझने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगर आपने दोनों कंसेप्टों को अच्छे से समझ लिया है तो पूरे जो हम 6 प्रकार संविधानों के देख रहे हैं बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। इनके गुण दोषों पर भी जब हम बात करेंगे दोस्तों तो वो भी बहुत आसान हो जाएंगे आपके समझने के लिए। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान किस प्रकार के होते हैं, बस इन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। चलिए, तो लिखित लचीला संविधान क्या होता है, सिंपल फॉर्मेट में आप जरा समझ लीजिए कि एक ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन करना, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान की हम बात करते हैं। भारत का संविधान कब लिखा गया था, 1950 में लिखा गया। ठीक है, कंप्लीट हुआ 1950 में लिख करके। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आज का समय चल रहा है 2021, है ना। तो 2021 दोस्तों आज का हमारा समय चल रहा है। तो इससे 70 सालों के इस लंबे सफर में क्या हमारी परिस्थितियां नहीं बदली होगी? क्या संविधान जैसे आज से 70 साल पहले लिखा गया था, क्या उसी के आधार पर आज की हमारी जो है पूरी अर्थव्यवस्था चली आ रही है, पूरी सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है? कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। तो परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, जब परिवर्तन समाज में होता है तो परिवर्तन के आधार पर कानूनों का विकसित होना भी आवश्यक होता है। हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिस समय में हमने क्या किया था कि आर्थिक जो हमारा आर्थिक अधिकार था उसको हमने मौलिक अधिकार बना रखा था।
लेकिन आने वाले समय में हमको ऐसा फील हुआ कि यार आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक अधिकार, अर्थ का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें मूल अधिकारों में नहीं रख सकते, तो उसको बाद में हटा दिया गया। तो क्या किया था, ये हमने संविधान में चेंजेस किया, संविधान में परिवर्तन किया। तो उस संविधान में परिवर्तन करना, कि कोई भी देश हो, उस किसी भी देश के संविधान में परिवर्तन होने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, अगर वो प्रक्रिया आपकी आसान है तो उस संविधान को हम क्या बोलेंगे कि ये संविधान लचीला संविधान है। और वहीं पर ही अगर वो प्रक्रिया, अर्थात कि संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, अगर वो कठोर होगी, कठिन होगी, तो हम उसको कठोर संविधान की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है। और जिस संविधान में ये दोनों ही गुण पाए जाए, कठोर भी हो और लचीला भी हो, तो उसको हम मिश्रित संविधान बोलेंगे, जैसे भारत का संविधान। ठीक है ना। तो लचीला संविधान वो संविधान होगा जिसमें सामान्य कानून और सांविधिक कानून के बीच में कोई अंतर ना हो। किसमें? सामान्य कानून और सांविधिक कानून। सामान्य कानून जो समाज में चल रहे हैं, और संवैधानिक कानून जो कि अलग से ना बनाए गए हो, तो ऐसे कानूनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और ये सामान्यतः कानून की तरह ही संवैधानिक कानून में भी सामान्य प्रक्रिया से ही संशोधन किया जा सके, तो वो संविधान कैसा दोस्तों? लचीला संविधान हो जाएगा। अर्थात कि संविधान के सभी भागों में आसान प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन किया जा सके, उस संविधान में संशोधन किया जा सके, ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहेंगे। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान में बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम कठोर संविधान क्या होता है। कि कठोर संविधान को जरा समझ लेते हैं दोस्तों। कठोर संविधान के अंतर्गत सिंपल वही आप समझ चुके हैं कि किसी भी संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रोसेस होगी वो कठिन होगी, तो वो कठोर संविधान कहलाएगा। तो संवैधानिक कानून के निर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सामान्य कानून निर्माण से कठोर होती है। मतलब सिंपल सा ये है कि एक ऐसा संविधान जो जनता के नियमों से संबंधित नियम, तो दोस्तों एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। लेकिन जब संविधान में चेंजेस करने की बात आती है या संवैधानिक नियमों की बात आती है, तो उनमें चेंजेस करना कठिन हो जाता है, और अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहेंगे। ठीक है। और इस प्रकार का संविधान दोस्तों, अमेरिका का संविधान ही एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है हमारे सामने, कि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत कठोर संविधान है। जिस फॉर्मेट में लिखा गया था दोस्तों, लगभग आज भी दोस्तों कई 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें कि लगभग 20 से 30 के बीच में ही दोस्तों उसमें संशोधन किए गए हैं। अभी तक उससे ज्यादा अभी तक संशोधन नहीं किए जा चुके हैं। ठीक है। तो अच्छा, ऐसे संविधानों में फिर क्या होता होगा जिसमें संशोधन ना किए जा सके, कठोर संविधान होगा। तो उसकी चर्चा हम आगे चलकर करने वाले हैं कि ऐसे कठोर संविधान, क्योंकि संविधान तो आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले लिखे गए हैं, तो एक संविधान के आधार पर देश की परिस्थितियों के आधार पर देश चलेगा या फिर संविधान के आधार पर चलेगा? भाई उसकी स्वाभाविक जो प्रक्रिया होगी वो तो परिस्थितियों के आधार पर होगी, है ना। तो लेकिन यहाँ परिस्थितियां कुछ और कह रही है और संविधान कुछ और कह रहा है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो सकता है, संविधान में जब परिवर्तन करना मुश्किल हो जाए तो फिर क्या कर सकता है कोई देश की सरकार? तो उन परिस्थितियों को हम आगे समझेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, कठोर और लचीले संविधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों इनके गुण और दोषों के बारे में। समझेंगे कि